बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 91 के साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 92 मुलाहिज़ा फरमाएं। समीना और शाहपरी ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दोनों ने बैक वक्त शारक को धक्का दे दिया। बरामदे से बाहर पहुंचकर शारक लड़खड़ा गया। उसने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और चारों खाने चित नीचे गिर पड़ा। समीना और शाहपरी ने छलांग शारक के ऊपर लगा दी। उन दोनों ने शारक को बाहों और टांगों से पकड़ लिया और उसे डंडा डोली करते उठाते लान में ले आई। एक दो झूले दिए और फिर घास पर फेंक दिया। वो दोनों बरामदे में आकर कुर्सियों पर बैठ गईं। उनके कपड़ों से नुचड़ने वाला पानी बरामदे के फर्श पर बह रहा था। वो दोनों शारक की तरफ देखकर कह के लगा रही थी जो घास पर लोटे लगा रहा था। कुछ ही देर बाद वो दोनों भी फिर लान में आ गईं और वो तीनों एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ाने लगे। आज तवील अरसे बाद उन्हें तफरीह का मौका मिला था। हंगामों की वजह से तफरीह तो जैसे उनकी जिंदगियों से रुखसत ही हो गई थी और आज मौका मिला था तो उससे भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज हो लेना चाहते थे। यहाँ देख लिए जाने का अंदेशा भी नहीं था। इनके चारों तरफ वसी और अरीज कोठियां थी। हर कोठी में लान था। अगर कोई बारिश से लुत्फ अंदोज होने के लिए बाहर निकलेगा भी तो अपने लान ही में आएगा। वो तीनों तकरीबन 1 घंटे तक बारिश में भीगते रहे, फिर बरामदे में आ गए। इतनी देर तक पानी में रहने से सर्दी महसूस होने लगी। समीना के तो बाकायदा दांत बज रहे थे। तुम लोग जाकर कपड़े बदल लो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ, शारक ने कहा। बड़ी जल्दी ख्याल आया, शाहपरी बोली। जब तुमने हमें बारिश में धक्का दिया था तो उस वक्त तो हमारे बीमार पड़ने का ख्याल नहीं आया था। नहीं, उस वक्त सिर्फ शरारत सूझी थी, शारक ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले समीना उठकर अंदर गई। वो तकरीबन 20 मिनट बाद वापस आई। उसने ना सिर्फ कपड़े बदल लिए थे बल्कि सर्दी से बचने के लिए बिस्तर की एक चादर भी ओढ़ ली थी। मैंने तुम्हारे लिए भी कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए हैं, जाओ बदल लो, उसने शाहपरी की तरफ देखते हुए कहा और एक कुर्सी पर बैठ गई। शाहपरी उठकर अंदर चली गई। उसने हाजी के दामाद अब्दुल शकूर वाली कमीज पहन रखी थी जो भीगकर उसके जिस्म से चिपक गई थी। रजिया को फोन कर दिया। शारक ने समीना की तरफ देखा। नहीं, अभी थोड़ी देर में करती हूँ, समीना ने कहा। थोड़ी देर बाद शाहपरी भी कपड़े बदल कर आ गई। अब शारक की बारी थी। वो उठकर अंदर चला गया। जब वो कपड़े बदल कर कमरे से निकला तो समीना फोन पर रजिया से बात कर रही थी। उसके करीब ही सोफे पर शाहपरी भी बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने फोन बंद कर दिया। कुछ खाने को मिलेगा? शारक ने सवालिया निगाहों से समीना की तरफ देखा। यहाँ तो कुछ भी नहीं, समीना ने कहा। हम कई रोज बाद यहाँ आए हैं, मैंने कुछ ला कर रखा ही नहीं। बारिश कुछ हल्की हो तो कहीं से कुछ ले आता हूँ, शारक बोला। बारिश की वजह से इतनी सुबह कोई दुकान नहीं खुली होगी, समीना ने कहा। बेहतर यह है कि बारिश हल्की होते ही हम घर की तरफ दौड़ लगा दें, फासला ज्यादा तो है नहीं, यही मुनासिब रहेगा। बारिश हल्की होते ही हम यहाँ से निकल पड़ेंगे, शारक ने कहा। और ये घर? शाहपरी ने उलझी हुई नजरों से बारी बारी उनकी तरफ देखा। क्या इसे खाली छोड़ दिया जाएगा? यहाँ करोड़ों रुपए मालियत का सोना पड़ा हुआ है। सोना कहीं नहीं जाएगा, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। यह घर पहले भी कई रोज से खाली पड़ा था। अगर कोई चोर आ भी गया तो उसे यहाँ फर्नीचर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सोना तय खाने में है और तय खाने के दरवाजे पर मैंने मोटा सा ताला लगा दिया है। चोर बड़ी उजलत में आते हैं। वो कमरों में अलमारियों वगैरह की तलाशी तो ले लेते हैं लेकिन किसी मकान के तय खाने का रास्ता तलाश नहीं करते। इसलिए तुम सोने की फिक्र मत करो, वो महफूज है। हाँ, ये बात तो तुम ठीक ही कहते हो, शाहपरी बोली। किसी चोर को तो ये मालूम नहीं होगा कि इस मकान के नीचे तय खाना है और तय खाने में सोना भी रखा हुआ है। मेरे ख्याल में इसी दौरान हाजी की खैरियत ना मालूम कर ली जाए, समीना ने कहा। उसे अब तक इतला तो मिल गई होगी। इतला तो यकीनन मिल गई होगी, मैं भी मालूम करता हूँ, शारिक ने कहते हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। उसने हाजी के 2-3 ठिकानों के नंबर मिलाए लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं था। शारिक ने एक और जगह कॉल लगाई। वहां से एक आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। उसने ये भी कहा था कि उसे मालूम नहीं कि हाजी इस वक्त कहाँ होगा। देखो, तुम जो कोई भी हो मेरी बात गौर से सुनो, शारिक ने कहा। क्या तुम्हें मालूम है कि कसूर के करीब आज हाजी के 2 बंदे मारे गए हैं? आहो जी, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं उसी सिलसिले में हाजी को एक अहम इतला देना चाहता हूँ, शारिक ने कहा। मुझे मालूम है कि वो बंदे किसने मारे हैं और सोना कौन लोग लूट कर ले गए हैं। हाजी साहब को मालूम है जी, दूसरी तरफ से जवाब मिला। उसके दामाद ने बताया था कि शारिक और समीना ने पर हमला किया था। शकूर साहब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे। मैं हाजी को ये इतला देना चाहता हूँ कि शारिक और समीना इस वक्त कहाँ छुपे हुए हैं, इसलिए मैं हाजी का नंबर मालूम करना चाहता हूँ, शारिक ने कहा। मुझे उनका पता बता दे जी, मैं हाजी साहब को फोन कर दूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं, ये बात मैं ही सिर्फ हाजी को बताऊंगा, शारिक बोला। 1 मिनट होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर खामोशी छा गई। उसके 2 मिनट बाद ही आवाज दोबारा सुनाई दी। हाजी साहब इस वक्त इकबाल टाउन वाले मकान में हैं, आप वहां का टेलीफोन नंबर लिख लें। शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इकबाल टाउन में हाजी के किसी ठिकाने के बारे में इंकिशाफ हुआ था और जब दूसरी तरफ से फोन नंबर बताया गया तो वो उछल पड़ा। ये तो उसी मकान का नंबर था जो उसकी अदम मौजूदगी में हाजी ने माँ जी और रजिया से खाली करवाया था। गोया वो मकान हाजी ही के कब्जे में था। उसने रिसीवर रख दिया और समीना को उस मकान के बारे में बताने लगा। कुछ देर बाद उसने रिसीवर उठाया और नंबर मिलाने लगा।
कॉल रिसीव होने में ज्यादा देर नहीं लगी। हाजी से बात कराओ, शारिक ने हेलो की आवाज के जवाब में कहा। हाजी साहब इस वक्त मसरूफ हैं, वो फोन पर नहीं आ सकते। आप अपना नंबर दे दें, वो बाद में आपसे बात कर लेंगे। दूसरी तरफ से कहा गया। मेरा नाम बताओगे तो वो सारी मसरूफियत भूल जाएगा, शारिक ने कहा। उससे कहो शारिक बात करना चाहता है। शारिक? दूसरी तरफ जो कोई भी था वो शारिक का नाम सुनकर हकला गया। रुको, 1 मिनट रुको। फोन पर खामोशी छा गई। फिर चंद सेकंड बाद हाजी की आवाज सुनाई दी। कौन बोल रहा है? तुम्हारा पुराना दोस्त, शारिक ने जवाब दिया। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मुझसे छुप नहीं सकोगे हाजी। ये दुरुस्त है कि तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन मेरे जराए भी लामहदूद हैं। इसका अंदाजा तुमने लगा ही लिया है। तुम्हारा 3 करोड़ का सोना मेरे कब्जे में है और तुम्हारी इस खुफिया ठिकाने का भी पता मैंने चला लिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा शारिक। हाजी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। अभी तो तुम अपनी खैर मनाओ, शारिक ने पुरसुकून लहजे में कहा। तुमने मुझे 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊं, वरना तुम मुझे कत्ल कर दोगे। आज कितने रोज गुजर गए, तुम मेरा सुराग तक नहीं लगा सके। मेरे एक बेगुनाह दोस्त को कत्ल करके तुमने बहादुरी का सबूत नहीं दिया। मेरा इंतकाम जारी रहेगा हाजी, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं रहने दूंगा। थोड़ी देर बाद अपना ये ठिकाना भी छोड़कर भाग जाओगे, लेकिन मेरी बात ज़हन में रखना, तुम कहीं भी मेरी नजरों से छुप नहीं सकोगे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाजी चीखा। अच्छा सबक है, इसे बार बार दोहराते रहो, शारिक ने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी तरफ से बार बार इस धमकी को दोहराना इस बात की निशानी है कि तुम डर गए हो। तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकोगे। हाजी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। फिर वही धमकी। शारिक बोला, एक बात और सुन लो, कल रात मैंने तुम्हारे दामाद को जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन आइंदा मेरा और उसका सामना हुआ तो तुम्हें उसकी लाश ही मिलेगी। वैसे 1-2 दिन में तुम्हें एक और तोहफा देने वाला हूँ, इंतजार करो। दूसरी तरफ से हाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शारिक ने फोन बंद कर दिया। शाहपरी और समीना उसकी तरफ देख रही थी। उसके पागल होने में थोड़ी सी कसर रह गई है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। 1-2 चोटें और लगेंगी तो अपने आवाज ही खो बैठेगा। वो तीनों बरामदे में आकर बैठ गए। बारिश जोरों शोर से बरस रही थी। शाहपरी कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँगने लगी। वो रात भर के जागे हुए थे। शारिक की आंखों में भी जलन हो रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद बारिश का जोर टूट गया। समीना ने शाहपरी को जगा दिया और कुछ ही देर बाद वो तीनों कोठी को ताला लगाकर गेट से बाहर निकल रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी। उन तीनों ने भीगने से बचने के लिए चादरें ओढ़ रखी थी। रजिया, शारिक बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, बड़े जोर की भूख लग रही है और नींद भी आ रही है, तुम जल्दी से नाश्ता बना दो। रजिया फौरन उठकर अंदर चली गई। शाहपरी तो माँ जी के करीब कुर्सी पर बैठ गई और समीना शारिक के साथ उसके कमरे में आ गई, जहां 9 लखा लेटा हुआ था। वो जाग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। शारिक और समीना को कमरे में दाखिल होते देखकर 9 लखे के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अस्सलाम वालेकुम, शारिक पलंग की पट्टी पर बैठते हुए बोला। अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर अहमद के हाथ में अल्लाह ने बड़ी शफा दी है, 9 लखे ने वालेकुम सलाम का जवाब देते हुए कहा। बुखार तो अब खत्म हो गया है, बस कमजोरी है, वो भी दूर हो जाएगी और मुझे उम्मीद है 2-3 दिन बाद मैं उठकर घोड़े की तरह भागने लगूंगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, वैसे एक बात है शारिक बाबू, मैंने जितना खुलूस तुम लोगों में पाया है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। फैसलाबाद में जब मैं बीमार हुआ तो बड़ा मायूस था। मेरा ख्याल था कि तुम लोग मुझे भूल गए हो, लेकिन आफरीन है तुम लोगों पर। 9 लखा भाई, करीब खड़ी हुई समीना ने उसकी बात काट दी। हमारा साथ बहुत पुराना है और हमारी ये दोस्ती किसी लालच की वजह से नहीं है। हमारी दोस्ती की बुनियाद खुलूस और प्यारो मोहब्बत पर कायम है। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूँ समीना बीबी, 9 लखे ने कहा, अफगानिस्तान में हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। जिंदगी के उस कठिन तरीन मरहले में हम एक दूसरे का सहारा बने रहे, और सच तो यह है कि अगर हम एक दूसरे का सहारा ना होता तो हम में से कोई भी वापस ना आता। सच कहते हो, समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। इसी दौरान रजिया ने आकर बताया कि नाश्ता तैयार हो गया है, यहीं ले आओ। शारिक बोला, हम यहीं बैठकर खाएंगे और 9 लखे से बातें भी होती रहेंगी। कुछ देर बाद रजिया नाश्ता ले आई। वो 9 लखे के लिए सूप भी गर्म करके ले आई थी। शाहपरी भी वहीं आ गई। वो लोग नाश्ते के साथ बातें भी करते रहे। नाश्ता कर लेने के बाद भी वो लोग काफी देर वहां बैठे रहे। फिर समीना और शाहपरी तो अपने कमरे में चली गई और शारिक 9 लखा वाले कमरे में ही कालीन पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वो भी नींद की आगोश में पहुंच चुका था। बारिश पूरा दिन और फिर रात भर होती रही। जोर अगले दिन 11 बजे के लगभग टूटा था। जफरी, पप्पू और कदीर अपने मकान में फंस कर रह गए थे। उन्हें यूं लग रहा था जैसे उनका मकान सैलाब में घिर गया हो। बाहर गली में कई फुट पानी जमा था। आंगन में भी पानी भर गया था। अगर कमरों वाला चबूतरा ऊंचा ना होता तो कमरों में भी पानी भर चुका होता, लेकिन उसकी कसर इस तरह पूरी हो गई कि दोनों कमरों की छतें टपक रही थी। एक कमरा तो बहुत ज्यादा टपक रहा था, जबकि दूसरे कमरे की एक दीवार से पानी पतली सी धार की सूरत में बहने लगा। तुमने तो मरवा दिया कदीरे, जफरी ने कदीर की तरफ देखते हुए कहा। अगर छत बैठ गई तो हम भी नीचे दब जाएंगे। फिक्र मत करो, छत नहीं बैठेगी, कदीर बोला। अगर छत नहीं बैठेगी ना तो हम बैठ जाएंगे, पप्पू ने हंसते हुए कहा।
कल सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, चाय भी नहीं पी, कहीं बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। अगर बारिश इसी तरह बरसती रही ना तो हम यहीं भूखे प्यासे मर जाएंगे। नहीं मरते यार, कदीर बोला। बारिश जरा हल्की हो लेने दो, मैं खुद बाहर जाकर खाने पीने की चीजें खरीद लाता हूँ। बाहर कैसे जाओगे, गली में तो दरिया की तरह पानी भरा हुआ है। पप्पू बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं तैरना जानता हूँ, कदीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोपहर 2 बजे के करीब बारिश बंद हो गई। लुत्फ की बात यह हुई कि बारिश बंद होते ही बादल छट गए और धूप चमकने लगी। बड़ी भूख लग रही है यार, जफरी बोला, मैं खुद बाहर जाता हूँ। वो कमरे से निकलकर सहन में आ गया। यहाँ घुटनों तक पानी था, लेकिन बैरूनी दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गया। गली में ज्यादा पानी था। उसे सड़क की तरफ से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। पानी उसकी कमर से भी ऊंचा था। उस आदमी को देखकर जफरी वापस आ गया। क्या हुआ? पप्पू ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बाहर गली में तो गले गले तक पानी है, जफरी बोला। इंतजार कर लो, शायद थोड़ी देर में पानी उतर जाए। उन्हें शाम तक इंतजार करना पड़ा। 6 बजे के करीब जफरी बाहर निकला तो गली में टखनों तक पानी था। वो दीवार के साथ साथ चलता हुआ मेन रोड पर आ गया और तकरीबन 100 गज का फासला तय करके उस सड़क पर मुड़ गया जो इकबाल टाउन की तरफ चली गई थी। यहाँ मोड़ पर चंद अच्छी दुकानों के अलावा एक उम्दा रेस्टोरेंट और बेकरी भी थी। हैरत की बात यह थी कि 2 दिन की बारिश से ना तो बिजली गई थी और ना ही टेलीफोन की लाइनों में कोई खराबी हुई थी। कम से कम इस इलाके के बारे में यही कहा जा सकता था। हालांकि बारिश का पहला छींटा पड़ते ही बिजली गायब होती है। बारिश बंद होने के बाद सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। आसपास की कोठियों के रहने वाले सौदा सल्फ लेने के लिए घरों से निकल आए। उन दुकानों पर भी खासी रौनक थी। जफरी रेस्टोरेंट में घुस गया। सबसे पहले उसने 2 कप गर्म गर्म चाय पी, फिर बेकरी और दूसरी दुकानों से खाने पीने की अशिया खरीदी और रेस्टोरेंट से प्लास्टिक की थैलियों का एक ये भी फायदा था कि उनमें कोई भी चीज ले जाई जा सकती थी। जब वो आखिरी दुकान से बाहर निकला तो उसके दोनों हाथों में शॉपिंग बैग थे। वो भी चंद ही कदम चला था कि उसके करीब ही एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। जफरी मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बचा। उसने मुड़कर देखा तो उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो हाजी के गिरोह का आदमी तारा था। जफरी उसे अच्छी तरह जानता था। तारा ने भी उसे देखा था, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी थी। शायद उसे पहचान नहीं सका। जफरी तेज तेज कदम उठाता हुआ मेन रोड की तरफ चलने लगा। एक मर्तबा उसने पीछे मुड़कर देखा, तारा बेकरी में दाखिल हो रहा था। जफरी मेन रोड पर आ गया और सड़क के किनारे चलने लगा। वो सड़क पार करके दूसरी तरफ पहुंचा ही था कि एकदम तारीकी छा गई। जफरी एक झटके से रुक गया। इस तरफ आते उसे बिजली बंद ना होने पर हैरत हो रही थी और अब बिजली चली गई थी। यह महज इत्तेफाक था कि उसने दुकान से दूसरी चीजें खरीदते वक्त 2-3 मोमबत्तियां भी साथ ले ली थी। गाड़ियों की आमदोरफ्त की वजह से सड़क पर खासी हद तक रोशनी थी। रास्ता नजर आ रहा था। वो सड़क के किनारे पर चलता रहा और फिर अगली गली की तरफ मुड़ गया। उस तरफ गहरी तारीकी थी और कीचड़ भी था। उसने दोनों शॉपिंग बैग हाथ में पकड़ लिए और दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए संभल संभल कर चलता रहा। वो कई मरतबा फिसला था। अगर उसने दीवार का सहारा ना ले रखा होता तो यकीनन गिर पड़ता। वो तकरीबन 10 मिनट बाद डेरे पर पहुंच सका। उसने जाते ही सबसे पहले मोमबत्ती निकाली और फिर दोनों शॉपिंग बैग कदीर के हवाले कर दिए। इसमें एक थैली में चाय भी है, निकाल कर पी लो वरना ठंडी हो जाएगी, उसने कहा। कदीर ने चाय वाली थैली निकाली और प्यालियों में चाय उंडेलने लगा। चाय अच्छी खासी थी। जफरी ने भी 1 कप पिया। वो कमरे के सामने वाले ठड़े पर बैठे हुए थे और मच्छर उन्हें बुरी तरह नोच रहे थे। पता नहीं कब आएगी बत्ती, पप्पू अपनी गर्दन पर मच्छर मारते हुए बोला। बिजली का कोई भरोसा नहीं यार, कदीर ने कहा। ये तो वापडा वालों पर मुनसर है कि वो कब ठीक करते हैं। कमरे में गर्मी थी। वो लोग बाहर ही बैठे रहे। 9 बजे के करीब बिजली आ गई तो उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। अब जल्दी से पहले खाना खा लो, अगर दोबारा बिजली चली गई तो खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा, जफरी ने कहा। कदीर ने दस्तरख्वान बिछाकर खाना लगा दिया और वो खाना खाते हुए मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में बातें करने लगे। उनकी गुफ्तगू का मौजू बारिश ही था जिसने जिंदगी का सारा निजाम दरम बरम कर दिया था। जफरी बातें करते हुए दफतन चौंक गया। ये आवाज कैसी थी? उसने सवालिया निगाहों से दोनों की तरफ देखा। धब की आवाज थी। कुछ गिरा होगा, कदीर बोला। बारिश में तो यही कुछ होता है, कहीं कोई मकान बैठ जाता है और कहीं दीवार गिर जाती है। वो लोग बातें कर रहे थे कि अचानक ही 3 आदमी दरवाजे पर नमूदार हुए। उन तीनों के हाथों में कलाशनकोफे थी। कोई अपनी जगह से हरकत ना करे, उनमें से एक घुर्राया। जफरी ने उस शख्स की तरफ देखा और फिर उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो तारा था। वो तीनों इस सूरत-ए-हाल पर बुखला से गए। तारे के हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल का रुख जफरी के सीने की तरफ था। उसके दोनों साथियों ने पप्पू और कदीर को अपने अपने असले की जद पर ले रखा था। तुम्हें उन दुकानों के सामने देखकर मैं चौंका था, तारे ने जफरी की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे हाथों में शॉपिंग बैग देखकर मुझे शुबा हुआ था कि तुम कहीं आस-पास ही रह रहे हो। मैंने तुम पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने तुम्हें देख लिया है और तुम भी शायद मुतमईन हो गए। मैंने उसी वक्त एक आदमी को तुम्हारे पीछे भेज दिया। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं गुज़िश्ता 3-4 महीनों से इसी इलाके में रह रहा हूँ। यहाँ मेरा बड़ा नाम है। मैंने हलवाई की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को तुम्हारे पीछे भेज दिया। वो मेरी तवक्को से ज्यादा होशियार निकला। तुम जैसे ही मेन रोड पर मुड़े वो एक आड़ में खड़ा तुम्हें देखता रहा। इत्तफाक से उसी वक्त बिजली चली गई। इस सूरत-ए-हाल से उसने पूरा फायदा उठाया और तारीकी में तुम्हारा पीछा करता रहा।
उसने 10-12 मिनट बाद मुझे आकर बताया कि तुम कहाँ गए हो। मुझे यहाँ आने में कुछ देर होगी क्योंकि मुझे कुछ इंतजाम ही तो करना था। क्या चाहते हो तुम? जफरी ने उसे घूरा। वो अपनी अंदरूनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुका था और उसका लहजा भी कदरे पुरसुकून था। तुम्हें ये बात पूछने की जरूरत नहीं, तारे ने जवाब दिया, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। देखो तारा, जफरी ने कहा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि हम दोनों में कभी कोई तसादुम भी हुआ हो। अगर मैं इस इलाके में मौजूद हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे धंधे में कोई मुदाखलत करना चाहता हूँ। ये कदीरा मेरा दोस्त है। उसने कदीर की तरफ इशारा किया। मैं पप्पू के साथ इससे मिलने आया था, बारिश की वजह से रुक गया। आज की रात यहाँ रहूंगा, सुबह वापस चला जाऊंगा। मेरा और तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, इसलिए हमें आपस में नहीं उलझना चाहिए। मैंने आजी का नमक खाया है, तारे ने उसके खामोश होने पर कहा, और मैं ये नमक हराम नहीं करूंगा। तुम्हें नमक हरामी करने को कौन कहता है? जफर बोला, मैं कोई मुदाखलत तो नहीं कर रहा, तुम आराम से अपना धंधा करते रहो, अनजान बनने की कोशिश मत करो जफरी। तारे ने उसे घूरा। तुम जानते हो कि आजी और शारिक में दुश्मनी चल रही है। शारिक आजी के कई बंदे मार चुका है और उसका बहुत नुकसान कर चुका है, इसलिए मैं इस मामले से अलग नहीं रह सकता। ठीक है, तुम आजी का नमक अदा करते रहो। अगर शारिक कहीं नजर आ जाए तो उसे गोली मार दो, लेकिन मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक? जफरी ने कहा। बहुत गहरा ताल्लुक है तुम्हारा, तारा बोला। अगर तुम जैसे लोग शारिक के साथ ना होते तो शारिक को आजी के मुकाबले में आने की हिम्मत ना होती। तुम्हें गलत फहमी हुई है तारे, जफरी ने कहा। मेरा शारिक से कोई वास्ता नहीं, वो बहुत ऊंचा आदमी है और हम जैसे लोगों को तो वो घास भी नहीं डालता। बंद करो ये बकवास, तारा चीखा। 3 दिन पहले तुम लोगों ने हाजी का 3 करोड़ रुपए का सोना लूटा है और उसके 2 बंदे मार दिए हैं। वो तो शकूर की किस्मत अच्छी थी कि तुम लोगों को धोखा देकर वहां से भाग निकला। उसने हाजी को शारिक के साथियों के जो हुलिये बताए थे उनमें एक तुम्हारा हुलिया था। तुम्हारे कान की लो पर स्याह तिल तुम्हारी पहचान बन गया है जफरी, और अब मैं तुम्हें हाजी के सामने पेश करूंगा तो वो बहुत खुश होगा। मेरा ख्याल था कि शारिक भी यही होगा, लेकिन उसे ना पाकर मुझे बड़ी मायूसी हुई। कोई बात नहीं, हाजी तुमसे शारिक का पता मालूम कर ही लेगा। ओह, जफरी के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। शकूर की वाकई किस्मत अच्छी थी कि वो बचकर चला गया, लेकिन उसने हाजी को जो कहानी सुनाई है वो गलत है। वो ना तो बहादुरी का मुजाहरा करके वहां से भागा था और ना ही हमें किसी किस्म का धोखा दिया था। शारिक ने जानबूझकर उसे जिंदा छोड़ा था ताकि वो हाजी को बता सके कि सोना किसने लूटा था। क्या उसने हाजी को यह नहीं बताया था कि उसकी कमीज कहाँ है? वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, बहरहाल मेरा ख्याल था कि शारिक के बारे में इतला पाकर हाजी खुद यहाँ भागा आएगा, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि जाते ही हाजी को बता देता। तारे ने उसकी बात काट दी। अगर हाजी खुद यहाँ आ जाता तो मुझे क्या मिलता? हाजी को मैंने अभी तक नहीं बताया। मैंने सोचा था कि शारिक को बांधकर हाजी के सामने पेश करूंगा तो वो मुझे मुंह मांगा इनाम देगा, लेकिन बहरहाल शारिक ना सही, हाजी तुमसे खुद ही शारिक का पता मालूम कर लेगा और मेरा इनाम तो मुझे मिल ही जाएगा। जानते हो, शारिक को पकड़ने या उसका सही पता बताने वाले के लिए हाजी ने 50 लाख रुपए इनाम रखा है। 1-2 दिन में उसकी तरफ से इश्तिहार अखबारों में भी छप जाएगा। मुझे 50 लाख ना सही 15 लाख तो मिल ही जाएंगे। जफरी ने इत्मीनान का सांस लिया। इनाम के लालच में उसने हाजी को अभी तक उसके बारे में कोई इतला नहीं दी थी। वो खुद शारिक या जफरी को पकड़कर हाजी के सामने पेश करना चाहता था और अपने 2 आदमियों को लेकर यहाँ आ गया था। देखो तारा, वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, 15-20 लाख रुपए तो क्या, हाजी तुम्हें 15-20 पैसे भी नहीं देगा। तुम जानते हो कि हाजी का 3 करोड़ रुपए का सोना हमारे कब्जे में आ चुका है। अगर तुम हाजी को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हें उस सोने में से कुछ हिस्सा मिल सकता है। क्या तुम आधा हिस्सा मुझे दे सकते हो? तारे ने कहा। जफरी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। नमक ख्वारी नमक हरामी पर उतर आया। आधा हिस्सा तो नहीं, अलबत्ता तुम्हें इतना मिल सकता है कि जिंदगी भर ऐश करोगे। हाजी पैसे और हीरोइन का स्मगलर है, लोगों का खून चूस चूस कर दौलत जमा कर रहा है। तुम लोग उसके लिए काम करते हो, कत्ल तक किए हैं तुमने उसके लिए, लेकिन हाजी ने तुम्हें क्या दिया है? इस वक्त तुम्हारे पास 5000 रुपए भी नहीं होंगे। उसके बरक्स शारिक को दौलत की परवाह नहीं, वो अपने आदमियों का ख्याल रखता है। ये देखो, उसने जेब से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकालकर उसके सामने फेंक दी। शारिक के साथ रहते हुए हमें पैसों की कमी नहीं, वो बगैर मांगे हमें नोटों की ऐसी मोटी मोटी गड्डियां देता रहता है। हमें उसके लिए काम करके खुशी होती है। हाजी अपने आदमी को क्या देता है? शारिक से बात कर लो तो तुम्हें उस सोने में से ठीक ठाक हिस्सा मिल सकता है। लेकिन तारा ने कन्नखियों से अपने साथियों की तरफ देखा। इनसे मामला करना तुम्हारा काम है, जफरी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ख्याल है? तारा ने अपने साथियों की तरफ देखा। जैसे तुम्हारी मर्जी उस्ताद, उनमें से एक ने जवाब दिया। वाकई हाजी से तो हम सिवाय 2 वक्त की रोटी के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरी जेब में तो इस वक्त 50 रुपए भी नहीं है। इनको देखो, ऐश करते हैं। 1 मिनट, तारा जफरी की तरफ देखते हुए बोला। मैं इनसे जरा अलहदगी में बात कर लूं। बिल्कुल कर लो, जफरी ने जवाब दिया। शारिक बाबू के साथ रहोगे तो वाकई ऐश करोगे। जाओ कमरे में जाकर प्रोग्राम बना लो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं यार, जफरी ने उसकी बात काट दी। मैं अपनी बात पर कायम हूँ।
हम तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, जाओ दूसरे कमरे में जाकर आराम से बात कर लो। तारा ने अपने साथियों की तरफ देखा और फिर उन्हें इशारा करता हुआ कमरे से निकल गया। जफरी उनके साथ आया था। वो साथ वाले कमरे का दरवाजा खोलकर वापस चला गया। तकरीबन 2 मिनट बाद दूसरे कमरे से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। पिस्तौल से 2 फायर हुए थे। जफरी वगैरह दौड़कर अपने कमरे से निकले। ठीक उसी वक्त तारा दूसरे कमरे से बाहर आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल था। क्या हुआ, गोलियां किसने चलाई थी? जफरी ने पूछा। मैंने, तारा ने इत्मीनान से जवाब दिया। मैंने उन दोनों को खत्म कर दिया है। वो मेरे हिस्से में से आधा हिस्सा तलब कर रहे थे। कौन सा हिस्सा? जफरी ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो हिस्सा जो मुझे शारिक से मिलता, उसमें से आधा हिस्सा तलब कर रहे थे। मैंने इनका किस्सा ही तमाम कर दिया, तारा ने जवाब दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, जफरी ने कहते हुए आराम से उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया। आओ इधर आ जाओ। उसे कमरे में ले आए। जफरी ने दरवाजा बंद कर दिया। ये इलाका सुनसान था। तारा ने बंद कमरे में गोलियां चलाई थी। उसे उम्मीद थी कि फायरिंग की आवाज ज्यादा दूर तक नहीं सुनी गई होगी। अगर किसी ने सुनी भी होगी तो उसे अंदाजा करना मुश्किल होगा कि फायर कहां हुआ है। जफरी तारा की तरफ घूम गया और अचानक ही उसके जबड़े पर जोरदार गुंसा रसीद कर दिया। तारा कराकर गिरा। वो एकदम बदहवास हो गया। जफरी ने उसे 2-3 ठोकरें भी रसीद कर दी थी। नमक हराम। वो उसे एक और ठोकर मारते हुए घुराया। तू अपने मालिक का नहीं हो सका, तू हमसे क्या वफादारी करेगा? दौलत के लालच में तुमने अपने इन साथियों को मौत के घाट उतार दिया, जो तुम्हारे कहने पर जान की बाजी लगाने आए थे और तुम्हारे हाथों खत्म हो गए। ये सब कुछ मैंने तुमके लिए किया है, तारा ने कहा। खौफ से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हमारे लिए क्या? जफरी ने उसे एक और ठोकर मारी। हमारे लिए तो तुम इन दोनों को लेकर आए थे ताकि मैं बांध कर हाजी के सामने पेश करो और इनाम हासिल करो। तुम तो शारिक को भी बांध कर यहाँ से ले जाना चाहते थे। शारिक पर हाथ डालना इतना आसान समझ लिया है तुमने? अब तो बेटा हम तुम्हें बांध कर शारिक के हवाले करेंगे। पहले इन लाशों का बंदोबस्त करें। वो कदीर की तरफ मुड़ गया। इन दोनों लाशों को रिक्शे में डालकर कहीं दूर फेंक आओ। अगर इकबाल टाउन में हाजी की कोठी के आसपास कहीं फेंक सको तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिक्र ही ना करो, कदीर ने कहा। अगर तुम कहो तो हाजी की कोठी के गेट के सामने डाल दें। इतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं, जफरी ने कहा और कमरे में पड़ी हुई एक रस्सी उठाकर तारा के हाथ पैर बांधने लगा। उसने तारा के हाथ पुष्ट पर बांधे थे, उसी रस्सी से उसने पैर भी बांध दिए। एक तरफ डालकर वो कदीर और पप्पू को इशारा करता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। तारा ने उन दोनों की पेशानियों पर गोलियां मारी थी और वो दोनों मुंह के बल उसी तरह पड़े थे कि जख्मों से बहने वाला सारा खून जमीन पर ही गिरा था। किसी के कपड़े पर एक छींटा भी नहीं पड़ा था। सिर्फ एक ही गर्दन पर खून की हल्की सी दाढ़ी नजर आ रही थी। खून जम चुका था। जफरी ने बिस्तर की चादर फाड़कर एक टुकड़े से दोनों की पेशानियों से खून साफ किया और दोनों की पेशानियों पर पट्टियां इस तरह बांध दी कि अगर खून रिसे भी तो बह ना सके। पप्पू, जफरी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी मदद करो और इन दोनों को उठाकर रिक्शे में डाल दो। 1 मिनट ठहरो, मैं रिक्शा दरवाजे के सामने ले आऊं, कदीर ने कहा और तेजी से बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद वो रिक्शा स्टार्ट करके दरवाजे के सामने ले आया। अभी वो लाश उठा ही रहे थे कि एकदम तारीकी छा गई। लानत हो, पप्पू बुड़बुड़ाया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कदीर बोला, मेरे काम में आसानी हो जाएगी। पप्पू और जफरी ने एक लाश उठाकर रिक्शे में डाल दी। उसे सीट पर इस तरह रखा गया था जैसे कोई जिंदा आदमी साइड से कंधे की टेक लगाकर बैठा हुआ। उसका सर भी रिक्शे की रैगजीन की बॉडी के साथ टिक गया था। दूसरी लाश भी उसके साथ इसी तरह रख दी गई। जफरी ने फटी हुई चादर उठाकर उनकी टांगों पर फैलाकर डाल दी। उन्हें इस तरह टिका दिया गया कि गिरे नहीं, लेकिन ख्याल रखना रिक्शे को ज्यादा झटके ना लगने पाए। जफरी ने कदीर की तरफ देखते हुए कहा, फिक्र ना करो जफरी बादशाह। कदीर अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, ना तो ये गिरेंगे और ना ही किसी को शक होगा कि ये जिंदा इंसान है या लाशें। उसने रिक्शा स्टार्ट करके मोड़ दिया। पप्पू ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया और रिक्शा बाहर निकल गया। पप्पू गेट बंद करके दोबारा कमरे में आ गया। गली कच्ची थी, बारिश का पानी अभी तक जमा था, कई जगहों पर गड्ढे पड़ गए थे। कदीर बड़ी एहतियात से रिक्शा चला रहा था। सड़क पर आकर उसने रफ्तार किसी कदर बढ़ा दी। उसने रिक्शा इकबाल टाउन की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ा तो सामने दुकानों पर अब भी रौनक थी। दुकानों में पेट्रोमैक्स और मोमबत्तियां वगैरह जल रही थी। यहाँ दुकानें सिर्फ एक तरफ थी। उनके सामने सड़क के दूसरी तरफ दुकानें नहीं थी, अलबत्ता फलों के ठेले खड़े थे। यहाँ बस स्टॉप भी था और कई लोग स्टॉप पर खड़े थे। कई लोगों ने रिक्शा रुकवाने के लिए हाथ उठाए, मगर कदीर उन पर तवज्जो दिए बगैर रिक्शे को उसी रफ्तार से चलाता गया। हाजी की कोठी वहां से तकरीबन 2 मील के फासले पर थी। सड़क टूटी फूटी थी और चारों तरफ गहरी तारीकी थी। ये इलाका पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। मकान तेजी से बन रहे थे। जो मकान मुकम्मल हो चुके थे वो तो आबाद हो चुके थे, लेकिन बिजली बंद होने की वजह से ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन सा मकान खाली है और कौन सा आबाद। तकरीबन 2 मील आगे जाकर कदीर ने रिक्शा बाईं तरफ एक गली में मोड़ दिया। उस इलाके की तमाम गलियां कच्ची थी। रिक्शे को खासे झटके लग रहे थे। कदीर बड़ी एहतियात से रिक्शा चलाए जा रहा था। उसने रिक्शा दाईं तरफ एक और गली में मोड़ लिया। उसकी नजरें तारीकी में भी सर्च लाइट की तरह इधर उधर गर्दिश कर रही थी। मिलाकर एक जगह पर उसने रिक्शा रोक लिया और इंजन बंद करके नीचे उतर आया।
और मोहताज नजरों से इधर उधर देखने लगा। उस गली में सिर्फ 2 मकान आबाद थे और वो दोनों मकान पीछे रह गए थे। जिस जगह उसने रिक्शा रोका था उसके दाएं बाएं जेरे तामीर अधूरे मकान थे। उसने झुककर एक लाश को कंधे पर उठाया और बड़ी तेजी से उसे दाईं तरफ वाले मकान में ले गया। अंदर जाकर उसने लाश को एक दीवार के साथ बैठने वाली पोजीशन में टिका दिया। दूसरी लाश वो सामने वाले मकान में ले गया। वो दरवाजे में दाखिल हो रहा था कि कीचड़ में उसका पैर फिसल गया। उसने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। लाश उसके कंधे पर थी। वो दम से नीचे गिरा। लाश भी उसके साथ ही गिरी थी। उसकी पतलून कीचड़ में लथपथ हो गई। उसने उठकर लाश को घसीटकर एक तरफ कर दिया और बाहर आकर रिक्शे में बैठ गया। वो रिक्शे को स्टार्ट करके सीधा आगे निकाल ले गया। वो दूसरी गली में घूमकर उस गली में आ गया जहाँ हाजी की कोठी थी। ये वही कोठी थी जो चंद महीने पहले हाजी ने शारिक को दी थी और रजिया के नाम ट्रांसफर की गई थी और बाद में हाजी ने धोखे से वापस ले ली थी। कोठी के सामने एक आदमी खड़ा था। उसने चादर ओढ़ रखी थी। कदीर को समझने में देर ना लगी कि वो कोठी का मुहाफिज होगा और चादर के अंदर यकीनन क्लैशनकोव वगैरह होगी। वो गलियों में घूमता हुआ सड़क पर आ गया। उसी वक्त सामने वाली गली से एक कदेड़ उम्र औरत और एक आदमी निकलकर सड़क पर आ गए। उस आदमी ने रिक्शे को रुकने का इशारा किया। कदीर ने रिक्शा रोक लिया। मैं आपको सिर्फ अचरे मोड़ तक ले जा सकता हूँ मियाँ जी, कदीर ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। मेरा रिक्शा ठीक नहीं, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। मोड़ तक ही ले चलो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी, उस आदमी ने कहा। पहले उसने खातून को बिठाया फिर खुद बैठ गया। कदीर रिक्शे को आहिस्ता आहिस्ता चलाता रहा। पिछली सीट पर बैठा हुआ आदमी किसी कदर आगे झुका हुआ था और मुसलसल बारिश और बिजली का रोना रो रहा था। बोर्ड पर कदीर ने रिक्शा रोक लिया। कितने पैसे दूं भाई, उस आदमी ने रिक्शे से उतरकर पूछा। रहने दे मियाँ जी, इस तरफ तो आ ही रहा था, आपसे क्या पैसे लेने, कदीर ने जवाब दिया। वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बीवी के साथ एक तरफ हो गया। वहां खड़े हुए कई लोग रिक्शे की तरफ बढ़े लेकिन कदीर नफी में सारी लाता हुआ रिक्शे को आगे निकाल ले गया। जब वो घर पहुंचा तो पप्पू और जफरी उस कमरे का फर्श साफ कर चुके थे जहां उन दोनों को कत्ल किया गया था। वो दोनों दूसरे कमरे में थे जहां तारा फर्श पर बंधा हुआ पड़ा था। कहां फेंकी लाशें, जफरी ने पूछा। हाजी की कोठी के बिल्कुल करीब साथ वाली गली में, कदीर ने जवाब दिया। अगर बिजली आ गई तो रात ही को उन लाशों का पता चल जाएगा, वरना सुबह हाजी को शायद सबसे पहले इन लाशों के बारे में खबर हो जाए। बहुत अच्छा किया तुमने, जफरी मुस्कुराया। हाजी को ऐसी खबरें मिलती रहनी चाहिए। अब इसका क्या करना है जफरी, कदीर ने तारा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी पता कर लेते हैं कि इसका क्या करना है, जफरी ने कहा। फिर पप्पू की तरफ देखते हुए बोला, तुम इसे उठाकर दूसरे कमरे में डाल आओ, मैं तेरा शारिक बाबू से बात कर लूं। पप्पू ने उठकर रस्सियों में बंधे हुए तारा को इस तरह कंधे पर लाद लिया जैसे वो कोई बोरी हो। दूसरे कमरे में ले जाकर उसने तारा को बोरी की तरह फर्श पर पटक दिया। तारा एकदम चीख उठा। पप्पू ने छलंगा सी चारपाई पर पड़ा हुआ एक कपड़ा उठाकर उसके मुंह में ठोंस दिया और वापस आ गया। उस वक्त जफरी फोन का रिसीवर उठाए नंबर मिला रहा था। जफरी रिसीवर से कान लगाए बैठा था। घंटी बज रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उसने क्रैडल टैप किया और दोबारा नंबर मिलाया। इस मर्तबा चौथी घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई। आवाज शारिक की थी। मैं जफरी बोल रहा हूँ शारिक बाबू, जफरी ने उसकी आवाज सुनते हुए कहा। यहाँ एक इमरजेंसी हो गई है इसलिए मैंने फोन किया है। बहुत देर से ट्राई कर रहा था, कोई फोन नहीं उठा रहा था। यहाँ बिजली नहीं, हम बाहर बैठे हुए थे। शारिक की आवाज सुनाई दी। कैसी इमरजेंसी, क्या हुआ? हाजी के 2 बंदे मारे गए हैं, जफरी ने कहा और फिर उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, उन दोनों लाशों को हमने ठिकाने लगा दिया है, बल्कि हाजी की कोठी के करीब फेंक दिया है और तारा हमारे कब्जे में है। अब बताओ हमें क्या करना है? मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से शारिक ने कहा और उसके साथ ही फोन की लाइन बेजान हो गई। जफरी ने भी रिसीवर रख दिया। शारिक बाबू यहाँ आ रहा है, उसने पप्पू और कदीर की तरफ देखते हुए कहा। तारा के बारे में फैसला वही करेगा। पप्पू यार, कदीर उसकी तरफ देखते हुए बोला। इस भाग दौड़ ने तो बुरी तरह थका दिया है, चाय तो बनाकर पिला दो यार। हाँ यार, मेरा भी चाय पीने को दिल चाह रहा है, जफरी बोला। पप्पू उठकर कमरे से बाहर निकल गया। टीन की छत वाला एक छोटा सा कमरा बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसने बावर्ची खाने में आकर सबसे पहले मोमबत्ती जलाई, फिर मिट्टी के तेल वाला स्टोव जलाकर चाय बनाने लगा। वो तकरीबन आधे घंटे बाद चाय बनाकर ले आया। उसने एक एक प्याली उन दोनों के सामने रख दी और खुद लेकर बैठ गया। वो चाय के साथ बातें भी करते रहे। अभी उनकी चाय खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से रिक्शे की आवाज सुनाई दी। कदीर जल्दी से उठकर बाहर चला आया। रिक्शा दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका रुख गेट की तरफ था और उसकी रोशनी गेट पर पड़ रही थी। कदीर ने गेट खोल दिया। रिक्शा अंदर आ गया। जब वो गेट बंद करके वापस मुड़ा तो शारिक रिक्शा बंद करके नीचे उतर चुका था और पिछली सीट पर बैठी हुई समीना और शाहपरी नीचे उतर रही थी। समीना ने इसमें मामूल बुर्का पहन रखा था और शाहपरी ने चादर ओढ़ रखी थी। वो लोग कमरे में आ गए जहाँ 2 मोमबत्तियां जल रही थी। उनकी रोशनी बहरहाल इतनी थी कि वो एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे। कहाँ है वो? शारिक ने कमरे में इधर उधर देखते हुए पूछा। वो दूसरे कमरे में, आओ मेरे साथ, जफरी बोला। वो लोग दूसरे कमरे में आ गए। पप्पू ने उस कमरे में भी मोमबत्तियां जला दी। तारा फर्श पर बंधा पड़ा था। शारिक को देखकर उसके चेहरे पर खौफ के साए फैल गए। इसे खोल दो, शारिक ने कहा।
पप्पू ने तारे को खोल दिया और उसके मुंह में ठुलसा हुआ कपड़ा भी निकाल दिया। तारा लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शारिक ने तारा के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ शारिक बाबू। तारा खौफ से कांप रहा था। मैं तो तुम्हारे लिए काम करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने। चटाख! तारा की आवाज तमाचे की आवाज में दब गई। शारिक का तमाचा वाकई ही जोरदार था। तारा के मुंह से चीख निकल गई। मैं कोई कहानी नहीं सुनना चाहता। शारिक के हल्क से बेड़िए की सी हुर्राहट निकली। अगर तुम ये बता दो कि हाजी कहाँ छुपा बैठा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता शारिक बाबू, तारा अकलाया। वो तुम्हारे खौफ से ठिकाने बदल रहा है। किसी ठिकाने पर एक रात से ज्यादा नहीं रहता। मुझे पता नहीं कि आज वो कहाँ होगा। शारिक कुछ बोलना ही चाहता था कि दूसरे कमरे से टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनाई दी। कदीर जल्दी से दूसरे कमरे में गया और फिर उसे वापस आने में भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। इंस्पेक्टर उस्मान का फोन है, उसने शारिक की तरफ देखते हुए कहा। मैंने उसे बता दिया है कि तुम लोग यहाँ मौजूद हो। वो तुमसे कोई अहम बात करना चाहता है। कोई अहम बात ही होगी, वरना वो इस वक्त फोन ना करता। शारिक कहते हुए फोन वाले कमरे में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो उस्मान, खैरियत? इस वक्त कैसे फोन किया? कोई खास बात? हाँ, बहुत ही अहम इतला है। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। रिसीवर पर इंस्पेक्टर उस्मान की आवाज सुनाई दी।